हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे इफ़ेक्टिव मास को, और इफ़ेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट तो हमने उससे पिछली क्लास में ही कर लिया था डिस्कस। और जो लास्ट क्लास थी हमारी बिल्कुल अभी, उसमें हमने इफ़ेक्टिव मास डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन का इन वन डायमेंशनल क्रिस्टल में, है ना। और उसके लिए हम एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट कर चुके थे, और एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया था, m स्टार h कट स्क्वायर बाई d2e बाई डी के स्क्वायर। दिस इज़ फॉर वन डायमेंशन क्रिस्टल। समझ में आ गई। आज हम डिस्कस करेंगे फॉर 2 डायमेंशन क्रिस्टल एंड फॉर 3 डायमेंशन क्रिस्टल, है ना। बेसिक कंसेप्ट वही है ना। अगर आपको 1 डायमेंशन में समझ में आ गया है तो 2 और 3 डायमेंशन को समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इफेक्टिव मास of an electron for 2 dimension and 3 dimension crystal। ठीक है, बस आपको वो जो 1 डायमेंशन का था ना उसी को जनरलाइज कर देना है आपको 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में। बात समझ में आ गई। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से हमने स्टार्ट किया था, और मैंने उसके लिए एक्सप्रेशन बताया था v इक्वल्स टू 1/h कट de बाई डी के। तो वहाँ पे तो 1 डायमेंशन था, तो इसलिए हमने सिंपली उसको de बाई डी के लिखा था। बट यहाँ पर de बाई डी के से काम नहीं चलेगा, बिकॉज वो उसको अपन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या करेंगे। अच्छा, मैं 3 डायमेंशन के लिए बता रही हूँ, यू कैन जनरलाइज इट इन 2 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन में सिर्फ दो आ जाएंगे, है ना। एक के एक्स आ जाएगा, एक के वाई आ जाएगा। 3 डायमेंशन है तो तीनों आ जाएंगे। तो मैं 3 के लिए बता रही हूँ, यू कैन जनरलाइज इट फॉर 2 डायमेंशन ऑल्सो, ठीक है। चलें देखें, एज वी नो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, कल ही बताया था मैंने आपको एक्सप्रेशन 1/h कट de बाई डी के। समझें इसको। मैंने 3D के लिए भी आपको कॉलेजेस में, मेरे कॉलेज में मैंने बता रखा है ना, बाकी बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे जो E है वो केवल एक K पे डिपेंड कर रहा है ना। अब जैसे आप नॉर्मली आप ग्रेडियंट ऑपरेटर तो अच्छे से जानते हो ना। नॉर्मल ग्रेडियंट ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। इसमें एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, तो अपन उसको ग्रेडियंट से बता देते हैं। बट अगर यहाँ पर, क्योंकि जो के है, के क्या है आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट, या जिसको अपन कहते हैं कि तरंग सदिश, अगर अपन उसको बता रहे हैं वेव वेक्टर। वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन होगी ना भाई, वेव जिस भी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी तो उसकी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन तीनों में से कोई सी भी हो सकती है कि वेव एक ही डायरेक्शन में चल रही है। मान लो एक्स में चल रही है तो आप के एक्स लिखोगे, अगर वाई में चल रही है तो के वाई लिखोगे, उसके लिए प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अगर जेड में चल रही है तो के जेड लिखोगे। बात समझ में आ रही है आपको। सिर्फ प्रोपोगेशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो सिंपली के लगाते हैं, लेकिन जब वो वेव वेक्टर बन जाते हैं तो उसमें तीनों चीज़ें आ जाती है, के एक्स भी, के वाई भी और के जेड भी। समझ में आ गई। तो जब हम 3D क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वेव कैन प्रोपोगेट इन थ्राइज डायरेक्शन। थ्राइज मतलब तीनों ही डायरेक्शन में वो जा सकती है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। इन दैट केस देयर विल बी 3 components, or you can say there will be 3 propagation constant in all the directions, kx, ky and kz also। तो इसके हिसाब से जो v वेक्टर आपका बनेगा वो क्या बनेगा पता है, उसको कैसे लिखेंगे, 1/h कट ग्रेडियंट k और साथ में e। अब देखो, ये जो d बाई डी के है उसको हमने रिप्लेस किया ग्रेडियंट ऑफ k। ये पता है क्या कहलाता है, हेयर ग्रेडियंट k इज इक्वल टू, ये प्रवणता संकारक है k स्पेस में। क्या कहलाता है, दिस इज ग्रेडियंट ऑपरेटर। अब ग्रेडियंट तो खूब पढ़ रखा है आपने, ग्रेडियंट ऑपरेटर इन के स्पेस। ध्यान देना, के स्पेस, नॉट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। बट स्पेस हो सकता है आपका अलग अलग, के स्पेस ले रहे हो यानी कि वेव वेक्टर का स्पेस ले रहे हो, मोमेंटम का ले रहे हो, जिसका भी ले रहे हो। मान लो मोमेंटम का होता तो मैं क्या करती, डेल बाई डेल पी एक्स, डेल बाई डेल पी वाई, डेल बाई डेल पी जेड करती मैं। लेकिन यहाँ पर मैं कौन से स्पेस की बात कर रही हूँ, मोमेंटम स्पेस की नहीं कर रही हूँ, बल्कि के स्पेस की कर रही हूँ। तो के स्पेस में वेक्टर के, वेव वेक्टर के 3 कंपोनेंट होंगे, के एक्स, के वाई और के जेड। तो इसी डी बाई डी के को मैंने जनरलाइज किया डेल्टा के में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 3D क्रिस्टल। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो फॉर 3D क्रिस्टल वी आपका क्या बन जाएगा, वी वेक्टर इज इक्वल टू 1/h कट और ग्रेडियंट के और साथ में ई। इस ग्रेडियंट के में मैंने बता ही दिया ग्रेडियंट के क्या है। ग्रेडियंट के एक्चुअली है क्या, आई डेल बाई डेल के एक्स प्लस जे
डेल बाई डेल के वाई प्लस के डेल बाई डेल के जेड। बात समझ में आ गई? दैट इज इन के स्पेस। तो स्पेस यू कैन चेंज, दिस मे बी मोमेंटम स्पेस, मे बी प्रोपोगेशन वेक्टर, और यू कैन से वेव वेक्टर स्पेस, है ना, कोई सा भी स्पेस हो जाएगा तो उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसको भी आप कोई नंबर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे, बाकी ये जानकारी होना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब आप क्या कर दें, मुझे क्या चाहिए, इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास कैसे निकलेगा, जब तक मुझे एक्सेलरेशन और फोर्स नहीं पता चलेंगे इफेक्टिव मास नहीं निकल पाएगा, बिकॉज मास इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, यानी कि बल और त्वरण का जो अनुपात है वही तो द्रव्यमान कहलाता है आपका। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बन जाएगा आपका dv/dt, और ये क्या बन जाएगा 1/h कट, के स्पेस अलग रह जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा dE/dt। ठीक है, इसका आपका डिफरेंशिएशन होगा किसका, ई का। ई क्या है, ई तो आपकी एनर्जी है। ठीक है ना भाई। अब आप क्या करोगे, हमें पता है ऊर्जा अवशोषण की दर बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है, कल ही बताया था। सिंस वी नो दैट रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा अवशोषण की दर इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। फोर्स भी कौन सा, अप्लाइड फोर्स, यानी कि लगने वाला बल जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, और क्या बताया था dE/dt इज इक्वल्स टू F इंटू वी। ठीक है, F डॉट वी है, आप बता भी सकते हो F वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्चुअली क्या है, दिस इज अप्लाइड फोर्स ऑन ब्लॉक इलेक्ट्रॉन, यानी कि ब्लॉक इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाने वाला बल, अप्लाइड फोर्स ऑन दी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही बात आपको? तो अब क्या करेंगे आप, इसमें dE/dt आपका F डॉट वी हो गया। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे आप, देखो ये जो इक्वेशन है आपकी dE/dt, हाँ ये वैल्यू आप कहाँ रख सकते हो, इस वाली इक्वेशन में रख सकते हो। इसको आप नंबर 2 डाल दो और इसको 3 डाल दो, तो ये इक्वेशन जो dE/dt है इसको अपन यहाँ रख सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है ना, या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले v की वैल्यू यहाँ रख दें 3 में, और फिर इसको डायरेक्ट अपन 2 में रख देंगे, या फिर आप पहले 3 को रख दो 2 में dE/dt की वैल्यू, फिर वहाँ पे v तो जाएगा ही, फिर v की वैल्यू उसमें रख देना, मतलब दोनों ही तरीके से कर सकते हैं कुल मिला करके। तो सबसे पहले अपन ऐसा कर लेते हैं कि ये जो इसको अपन नंबर डाल दो, चलो इक्वेशन 1 से v की वैल्यू मैं यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, पुट इक्वेशन 1 इंटू 3, तो आपका dE/dt कितना बनेगा, F तो है ही आपके पास, है ना, वेलोसिटी की वैल्यू रख रही हूँ मैं यहाँ पे, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रख रही हूँ, तो 1/h कट तो देखो बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, F वेक्टर है, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ हो जाएगा, V के साथ है ना, तो मतलब इस ग्रेडियंट के E के साथ होगा, तो किसके साथ होगा, E इसके साथ। ये लो, हमें पता है ना ग्रेडियंट हमेशा किसी स्केलर क्वांटिटी का होता है, तो एनर्जी तो स्केलर ही है, एनर्जी स्केलर है तो उसका ग्रेडियंट हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में होगा, और ये भी हमें पता है ना कि जब किसी स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट कर देते हैं तो जो मिलने वाली क्वांटिटी होती है वो तो वेक्टर होती है। समझ में आ रही है? इसीलिए दो वेक्टर्स के बीच में ये डॉट प्रोडक्ट में कर सकती हूँ ना, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है ये, यानी कि ये क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहलाता है, ये होता तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में, बट जो मिलने वाली क्वांटिटी होती है वो स्केलर होती है। स्केलर मतलब अदिश होती है। बात समझ में आ गई? तो ग्रेडियंट ऑपरेटर खुद वेक्टर होता है, यानी कि सदिश होता है, ये हमेशा ऑपरेट करता है किसी अदिश पर, और ऑपरेट करने के बाद जो क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा कैसी होती है, सदिश होती है, और सदिश है इसीलिए मैंने इन दोनों सदिश के बीच में क्या किया है, डॉट प्रोडक्ट, और 1/h कट को तो मैंने बाहर ही ले लिया। समझ में आ गई? तो इसकी पूरी वैल्यू को उठाकर मैंने कहाँ रखा, इक्वेशन नंबर 3 में। बात समझ में आ गई? अब ये मेरे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, आराम से इस इक्वेशन 4 को कहाँ रख देते हैं, 2 में, ये जो dE/dt की वैल्यू है ना इधर रख देते हैं। नाउ पुट इक्वेशन 4 इंटू 2 में रख दो, तो हमें यही तो चाहिए dV/dt, हमारा तो मोटिव ही यही है कि dV/dt निकल जाए हमारा, ताकि
एक्सेलरेशन आए तो फिर अपन फोर्स और एक्सेलरेशन का रेशियो लें और इफेक्टिव मास निकालें। ठीक है भाई, तो आपके पास 1/h कट। देखो अब जब आप इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो 1/h कट ऑलरेडी है, एक यहाँ से आएगा तो 1/h कट स्क्वायर बन जाएगा। सही, 1/h कट का स्क्वायर। फिर क्या करोगे आप, देखो एक डेल्टा के यहाँ पे पहले से ही है, एक डेल्टा के यहाँ से आएगा। सही है, तो आप देखना वैल्यू थोड़ा ध्यान से रखना, पहले मैं वैल्यू रख देती हूँ फिर अपन इकट्ठे कर लेंगे जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, एफ डॉट डेल्टा के ई, वैल्यू रख दी मैंने सारी। अब देखो तो ज़रा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये लिख दिया आपने, सिर्फ मैंने वैल्यू रखी है इक्वेशन 4 की उठा करके कहाँ पे 2 में रखी है ना। अब इसको अपन अरेंज कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपका क्या बन जाएगा, अपन ऐसे लिख दें इस इक्वेशन को 1/h कट स्क्वायर एफ डॉट डेल्टा के ई, डेल्टा मतलब मेरा ग्रेडियंट से है, तो इस एफ को आप बाहर ले सकते हो, एफ को डॉट के साथ बाहर ले सकते हो और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। अब आपका पता है ना, सिंस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ यही तो कहता है कि एफ बराबर एम में होता है, या यूँ कह सकते हो आप एफ बराबर एम डी वी बाई डी टी होता है। एम की तो बात कर ही नहीं रहे हम यहाँ पे, एम स्टार की बात कर रहे हैं इफेक्टिव मास की, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 1/m स्टार कितना होएगा यहाँ से, 1/3D क्रिस्टल के लिए 1/m स्टार निकालना सूटेबल रहता है, बिकॉज क्वांटिटी काफ़ी छोटी आती है, तो उसको 1/m में करके चलते हैं तो मिलने वाली क्वांटिटी फिर बड़ी मिलेगी। इसलिए फॉर 3D क्रिस्टल और यू कैन से फॉर 2D क्रिस्टल वी कैलकुलेट जनरली 1/m स्टार। ठीक है, तो 1/m स्टार क्या बन जाएगा आपका 1/f dv बाई dt। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1/m स्टार निकालना है। ठीक है, देयरफॉर 1/m स्टार वो कितना हो जाएगा 1/f dv बाई dt। तो 1/f dv बाई dt की ये वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ रख दो ना इसको, कितना आ गया, कितना आ गया भाई 1/h कट स्क्वायर, वैल्यू रख दो पूरी, f डॉट डेल्टा के ई, एफ से तो एफ कैंसिल हो गया आपका, तो 1/m स्टार कितना निकल करके आ गया आपका, ये आ गया 1/h कट स्क्वायर डेल्टा के ई। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर 3D क्रिस्टल ऑफ इफेक्टिव मास। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1D के लिए पूछ ले तो वो एक संयोग की बात है, अदरवाइज जो ज़्यादा पूछा जाता है वो किसके लिए पूछा जाता है, 3D क्रिस्टल के लिए। बात समझ में आ गई, और अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए आपको, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है आपके लिए ये, क्योंकि आप 3rd ईयर में आ गए हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी कहीं पर भी। इसको आप डेल्टा 2 मत लिख देना, ये वाली गलती और बच्चे कई बार कर देते हैं। ठीक है ना, डेल्टा 2 आप लिखते हो डेल्टा के डॉट डेल्टा को। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, तो इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखना। चलें देखिए ज़रा, इसको ना अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या मैट्रिक्स फॉर्म में, है ना। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इसको, ज़रा देखो, इन मैट्रिक्स फॉर्म 1/m स्टार को 1/h कट स्क्वायर तो बाहर ही ले लो, और अपन मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पहला कंपोनेंट क्या आएगा डेल्टा 2e बाई डेल के एक्स स्क्वायर, दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा डेल्टा 2e बाई डेल के एक्स के वाई, फिर क्या लिख सकते हैं डेल्टा 2e बाई डेल के एक्स डेल के जेड, फिर इधर क्या आएगा डेल्टा 2e बाई डेल के वाई डेल के एक्स। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में जड़त्वीय नियतांक पढ़े थे, आपको याद हो तो इनर्शियल कोफिशिएंट्स 9 पढ़े थे हमने, लेकिन अब यहाँ पे हम सारे कैसे पढ़ रहे हैं, इन के स्पेस। ठीक है, तो पहले x का स्क्वायर, फिर x का y के साथ, x का z के साथ, फिर y का x के साथ, फिर y का y के साथ करेंगे, मतलब डेल्टा 2e बाई डेल के वाई स्क्वायर, फिर y का z के साथ करेंगे डेल्टा 2e बाई डेल के वाई डेल के z, और डेल्टा 2e बाई फिर z का किसके साथ, x के साथ, डेल्टा के z डेल्टा के x, फिर क्या करेंगे k का सॉरी e, हाँ k किसका, z का किसके साथ, y के साथ, है ना, फिर डेल्टा 2e बाई डेल के z स्क्वायर। तो इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में भी इसके 9 कंपोनेंट निकाल सकते हैं अपन, यानी कि पहले x का खुद के साथ, फिर x का y के साथ, फिर x का z के साथ, y का x के साथ, y का y के साथ, y का z के साथ, z का x के साथ, z का y के साथ, और z का z के साथ। बात समझ में आ गई, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हमारा
ग्रेडियंट के और ग्रेडियंट के दोनों को आपस में खोलेंगे तो ये इस तरीके से खुलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके भी 3 कंपोनेंट है, इसके भी 3 कंपोनेंट है। जब इसके एक कंपोनेंट को इसके तीनों से करोगे तो पहली वाली रो मिलेगी, जब उसके दूसरे कंपोनेंट को बाकी दूसरे वाले के तीनों से करोगे तो दूसरी मिलेगी और फिर तीसरी मिलेगी। समझ में आ गई? तो इन मैट्रिक्स फॉर्म हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है भाई। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा और इसके आगे की क्या बातें होंगी वो सब अब करेंगे इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।